जो शेर मैं कहूँगा, ये ऐसा मैं जानता नहीं किसने लिखा। मेरा दिमाग में आया तो इसीलिए मैंने इसको आपका पढ़ के सुनाऊंगा। लेकिन हमें लगता है, आप भी सोचिए, ये जो शेर हम मैं अभी पाठ करने जा रहा है वो आपका जो सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव है, ये बिल्कुल तालमेल बैठता है। खुद संघर्ष करना सीख लो। खुद संघर्ष करना सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी भरोसेमंद क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ी देते हैं। सहारा कितने भरोसेमंद क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ी देते हैं। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटे मालिक बन जाओ। दूसरों के पीछे चलने से अच्छा है अपना रास्ता खुद बनाओ। जिंदगी के सफर में संघर्ष करके आगे बढ़ जाते हैं। वही इंसान आगे चलकर मुकद्दर से सिकंदर कहलाते हैं। तो हमें लगता है आप लोग जो काम कर रहा है, ये मुकद्दर का सिकंदर बनाने का काम। ये इसके लिए मैं आपका जो मेंबर है और मैडम ज्योतिका को मैं बधाई देना चाहता हूँ। मेरे को कहा गया पश्चिम बंगाल के बारे में बोलने के लिए। देखिए, पश्चिम बंगाल में के बारे के बोलने के लिए कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ खत्म करूँ, ये एक बहुत बड़ा दुविधा है मेरे। क्योंकि जो पश्चिम बंगाल आज आप देख रहे हो, ये पश्चिम बंगाल का जन्म हुआ देश विभाजन के बाद, मतलब 1947 में। उससे पहले बांग्लादेश, जो आज जिसको बांग्लादेश कहलाते हो, ये बांग्लादेश और हमारा पश्चिम बंगाल, ये दोनों मिला के बंगाल हुआ करता था। ये बंगाल का पहले एक बार विभाजन करने का कोशिश किया अंग्रेज हुकूमत 1903 में। लेकिन उस टाइम इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतना बड़ा मूवमेंट हुआ, उसके बजाय वो विभाजन रोकना पड़ा 1911 में। और फिफ्थ जॉर्ज जब दिल्ली आए थे, उसका कोरोनेशन हुआ था, तब वो बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया। बट सेकेंड विभाजन जो हुआ था, जो 1947 में, उसको हम लोग रद्द नहीं कर पाया। इसीलिए अभी हम लोग दो अलग अलग राष्ट्रों में बटे हुए, एक है बांग्लादेश, एक है पश्चिम बंगाल। तो कल्चरली और सोशली अगर देखा जाए तो दोनों बंगाल में बहुत तालमेल है। तो इसीलिए जो जो मैं कहूँगा, अगर कोई बांग्लादेशी सुने तो कहेंगे, अरे भाई, ये तो आप हमारा कल्चर के बात कर रहे हो, ये तो हमारा समाज के बारे में बात कर रहे हो। क्योंकि ये दोनों का अलग करना असंभव है, क्योंकि ये दोनों का इतिहास लगभग एक ही है। वो 1947 का बाद 1971 में, जब 72 में जब बांग्लादेश बना, उसका बाद ये दोनों अलग इतिहास जरूर हुआ होगा। लेकिन 1947 के बाद जो इतिहास है, वो जो इतिहास हमारा संस्कृति, हमारा समाज, ये तैयार कर दिया। ये समाज तैयार करने के लिए मैं तीन चार शक का बात करूंगा, तीन चार जो थिंकर जिसको कहते हैं, जो बंगाल का समाज को बदलने में बहुत संघर्ष किया। उस संघर्ष का नतीजा हम आज देख रहे हैं। इसमें पहले 1818 में कलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक फिरंगी प्रोफेसर, फिरंगी उसका पिताजी थे और माताजी थी पोर्टुगीज की। इसका नाम है हेनरी विवियन डिरोजियो। ये हेनरी विवियन डिरोजियो साहब 26 साल में गुजर गए। लेकिन 22 साल में वो प्रेसिडेंसी कॉलेज का, जिस टाइम उसको हिंदू कॉलेज कहा जाता था, जो 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना, वो हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर हुआ करता था। ये डिरोजियो साहब फॉर द फर्स्ट टाइम कहा, जे हिंदुस्तान में जो ऑर्थोडॉक्सी,
जो कंजर्वेटिज्म चल रहा है धर्म के नाम पे, ये गलत है। इसको हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, इसको खिलाफ लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो लड़ाई जो लड़ते हैं, उसका जो स्टूडेंट रह चुके, उसको एक नाम दिया गया तब उस जमाने में, जिसका नाम, जिसको कहते थे यंग बंगाल। या यंग बंगाल लोग जो हिंदुस्तानी कास्ट सिस्टम, हिंदुस्तानी ऑर्थोडॉक्सी, हिंदुस्तानी जो रीति रिवाज, जिसमें इंसान को इंसान नहीं सोचा जाता है, ये सब बारे में बहुत आंदोलन किया। बस वही आंदोलन से शुरुआत हुई। ये शुरुआत के टाइम इसका जो वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ डिरोजियो जो थे, एक स्टूडेंट हुआ करता था माइकल मधुसूदन दत्त। ये माइकल मधुसूदन दत्त का भी इतिहास भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये चाहते थे कि अंग्रेजी कवि बनने के लिए, अंग्रेजी कवि जैसा शैली, जैसा बायरन, इस तरह बनने के लिए चाहते थे। वो बिल्कुल बांग्ला में बात नहीं करते थे, अंग्रेजी में बात करते थे। इस तरह इंग्लैंड पहुंचा, इंग्लैंड के बाद फ्रांस पहुंचा। लेकिन उसका बाद देखा कि भाई उसका जो चामड़ा है, जो कलर है, स्किन कलर, वो ब्लैक है, मतलब हिंदुस्तानी कलर है। वो कैसे अंग्रेज लोग उसको स्वीकार नहीं किया। तब उसका बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुआ फ्रांस में उस टाइम। उस टाइम एक बहुत बड़े विद्वान थे जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये विद्यासागर जी ने पैसा भेजा एंड वापस आया। वापस आने के बाद विद्यासागर जी बताया कि आप बांग्ला में क्यों नहीं लिखते हैं। बिकॉज बांग्ला में उस टाइम बांग्ला का जो लिटरेचर था, जो साहित्य था, वो बहुत संस्कृताइज्ड, मतलब एक सेक्शन ऑफ पीपल के समझाने के लिए वो संस्कृताइज्ड लिटरेचर चलते थे। तो आम जनता के लिए कोई ऐसा साहित्य उस टाइम नहीं बना। तो माइकल मधुसूदन दत्त ने कोशिश किया कि इतिहास का आधार पर नया नया नॉवेल, स्टोरीज, हिस्टोरिक नॉवेल्स, ये सब लिखना शुरू कर दिया। आपको जरूर पता होगा एक कालिदास का जो मेघदूतम, ये मेघदूतम का ट्रांसलेशन वो माइकल मधुसूदन दत्त ने किया बांग्ला में। और माइकल मधुसूदन दत्त एक ऐसा कवि था जो कभी रामायण में रावण को कहा कि रावण के साथ राम जो ट्रिक्स किया वो ठीक नहीं किया। तो उसका एक बहुत बड़ा काव्य था जिसका नाम था मेघनाद वध काव्य। एंड उसका बाद ये, तो उस टाइम का जो जितना ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस था, कास्ट के नाम पर, जात पात के नाम पर, उसके खिलाफ वो आवाज उठाया। तो हमें लगता है बंगाल का जो रेनेसा पीरियड जिसको कहते हैं हम लोग, नवजागरण, नवजागरण का जो एरा कहते हैं, ये एरा हमें लगता है शुरू हुआ माइकल मधुसूदन दत्त से। माइकल मधुसूदन दत्त का टाइम और भी एक बहुत बड़ा शख्स पैदा हुए जिसका नाम था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में आज हमें हिंदुस्तान में सभी लोगों को पता हो गया, क्योंकि वंदे मातरम, वंदे मातरम जैसा आज कहा गया, ये स्कूल में ये गाना पूरा, ये 6 स्टैंजा, ये गाना पड़ेगा। लेकिन आपको ये बता दे कि इसका शुरुआत कैसे हुई। रविंद्र वंदे मातरम एक नॉवेल, एक उपन्यास का हिस्सा था। ये उपन्यास का नाम था आनंद मठ। ये आनंद मठ में बंकिम चंद्र ने क्या किया, बंकिम चंद्र ने एक सन्यासी ग्रुप को लेके, जिसको नाम कहते थे संतान दौल, ये संतान दौल को लेके बंकिम चंद्र ने, संतान दल को इंस्पायर करने के लिए, ये लोग माता का पूजा करते थे, माँ काली, माँ काली को पूजा करते थे। और माँ काली का पूजा करने के टाइम ये वंदे मातरम गाया जाता था। वंदे मातरम एक मंत्र था, ये मंत्र ये लोग बोलते थे और माँ काली को पूजा करते थे, मतलब माता का वंदना करने के लिए ये बंकिम चंद्र ने लिखा। और ये 6 स्टैंजा का पूरा कविता टाइप है। और ये जो ये संतान दल एक मूवमेंट किया अगेंस्ट द मुस्लिम किंग, क्योंकि मुस्लिम किंग उस टाइम बहुत टॉर्चर करते थे, तो इसीलिए उसके खिलाफ
ये लड़ाई लड़ा। एंड इसीलिए लोग कहते हैं कि आनंद मठ एक नॉन सेक्युलर टेक्स्ट है। बट हमें लगता है ये बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि उस कॉन्टेक्स्ट में जो बंकिम चंद्र 1873 मतलब लेट 19th सेंचुरी में ये नौ उपन्यास लिखा, तो हमें लगता है उसी संदर्भ में ये आनंद मठ को विचार करना पड़ेगा, आनंद मठ का जो निष्कर्ष वो चर्चा करना पड़ेगा। तो उसका बाद ये जो ट्यून जो आप आजकल सुन रहे हैं, तो सुर, ये सुर जो आप आज सुन रहे हैं, ये सुर किसने दिया? ये सुर दिया और एक बहुत बड़े बंगाल का थिंकर थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ ठाकुर जिसको कहते हैं, बांग्ला में ठाकुर कहते हैं, इंग्लिश में इसको टैगोर कहता है। तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसको ट्यूनिंग दिया। एंड ये ट्यूनिंग देने के बाद वो पहले ऐसा एक शख्स था जो 1896 कांग्रेस एक सेशन था कलकत्ता में, उसी में ये गाना गाया, दो स्टैंजा जो पहले हुआ करता था। दो स्टैंजा में आपने देखेंगे पूरा बांग्ला में लिखा गया, उसका बाद बीच में दो स्टैंजा लगभग संस्कृत में लिखा गया, फिर बांग्ला में लिखा गया। तो ये जो वंदे मातरम का साथ साथ बंकिम चंद्र ने जो सबसे हमें लगता है महत्वपूर्ण काम किया, ये काम जो ऐसा बांग्ला लिखा, ऐसा बांग्ला भाषा को इस तरह एक रूप दिया जिस रूप में आम जनता के लिए, आम जनता के लिए पढ़ने के लिए आसान होना चाहिए। और एक चीज़ है, टॉपिक टॉपिक जो जब पसंद किया, उस टॉपिक के बारे में भी बंकिम चंद्र ने एक बहुत बड़ा बड़ा क्रांति लाया। क्या क्रांति? कि पहले होता था जब भी कोई इंसान कोई स्टोरी, कोई नॉवेल ये लिखते थे, व कोई नाटक लिखते थे, प्ले, तब ना नॉर्मली हम लोग उस दौरान बंगाल में भगवान का सब कई रूप से देखने के लिए कोशिश करते थे, नहीं तो रामायण महाभारत का स्टोरी करते थे। बंकिम वॉज प्रॉब्ली द फर्स्ट पर्सन जिसने आम जनता का स्टोरी, आम जनता का घर में क्या होता है, हमारा समाज में क्या होता है, आम जनता का समाज में, ये सब टॉपिक लेके बंकिम चंद्र चैटर्जी ने ये ऐसा बहुत कुछ नॉवेल लिखा। एंड उस टाइम जो सोसाइटी में जो इम्पोर्टेंट इश्यूज थे, जैसा कास्ट के बारे में लिखा, जैसा जेंडर टॉर्चर, महिला के जो अत्याचार सहना पड़ता उसके बारे में लिखा। देन उसके बाद जो लोकल लैंडलॉर्ड जिसके साथ अंग्रेज का साथ अच्छा ताल्लुक था उसके बारे में लिखा। एंड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये आप जानते हैं एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हुआ करते थे, सॉरी डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट हुआ करता था, मतलब सरकारी नौकरी करते थे। तो ये सब लिखने का टाइम उसका अंग्रेज हुकूमत उसको पसंद नहीं किया, इसीलिए उसको उड़ीसा ट्रांसफर कर दिया। उड़ीसा ट्रांसफर कर दिया, कलकत्ता में पोस्टिंग था उसका उस टाइम, पर उड़ीसा ट्रांसफर कर दिया। बट उसका बाद वो उड़ीसा से ही उसका नौकरी ख़त्म करके वो वापस आ गया। एंड पूरा लिखने का लिखने के लिए वो टाइम दिया। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय मेरे हिसाब से जो हेनरी डिडोजियो ने जो सिलसिला शुरू किया, ये सिलसिला को आगे बढ़ाने में बंगाल का जो कल्चरल, जो सांस्कृतिक दिक हम आज देख रहे हैं, बंगाल का सांस्कृतिक रूप जो देख रहे हैं, इसके पीछे बंकिम चंद्र का एक बहुत बड़ा झटका दिया था। ये बंकिम चंद्र जाने का टाइम में, उससे पहले उसका शुरुआत हमें लगता है अगर करे, जो शुरुआत ज़्यादा टाइम नहीं कर पाया, क्योंकि इसका पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था। उसका नाम था राम मोहन रॉय ना। राम मोहन रॉय आप जानते हैं, ये बहुत बड़े विद्वान थे। वो फारसी जानते थे, संस्कृत जानते थे, बांग्ला जानते थे, बहुत कुछ लिखा फारसी में, सबसे ज़्यादा लिखा फारसी में। एंड इसका भाभी को करीब 13 साल में जलाया गया। वो जो सती कास्टम हुआ करता था, तो उस टाइम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वॉज 7 year old। तो सॉरी, राम मोहन राय वॉज 7 year old। तो राम मोहन राय ये देखने के बाद इतना दुखी हो गए, तो उसी टाइम वो प्रॉमिस किया, वो ऐसा एक
जिम्मेदारी लिया, ये सती का कास्टम, ये बर्निंग ऑफ वीमेन, ये को इसको बंद करना पड़ेगा, इसको रद्द करना पड़ेगा। एंड आपको पता है दैट ही वेंट टू इंग्लैंड एंड 1829 में इसको पूरा रद्द किया गया। लेकिन वहाँ उसका लंग डिजीज हुआ था। लंग डिजीज बिकॉज ठंड जगह है, किसी तरह वो उतना पैसा भी नहीं था शायद, अच्छा रहने का मौका नहीं मिला, और अच्छा कपड़ा भी नहीं था शायद, किसी कारण बजाय ये लंग डिजीज हो गया एंड ही पास्ड अवे इन ब्रिस्टल इन 1833। तो मेरे हिसाब से राम मोहन रॉय बहुत कुछ करने का कोशिश किया था, लेकिन उसका टाइम इतना कम था, जो करना चाहिए था, जो करना वो चाहते थे, वो नहीं कर पाया। बंकिम चंद्र ने इसका काम बहुत आगे बढ़ा दिया। इसी दौरान और एक शक पैदा हुए बंगाल में, जिसका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कई कई कंट्रीब्यूशन है। जैसा बंगाल में शेड्यूल कास्ट जो लोग थे, ये लोग कॉलेज नहीं पढ़ पाते, कोई कॉलेज में इसके एडमिशन का कोई हक नहीं था। विद्यासागर बहुत लड़ाई किया, ही वो प्रिंसिपल बने संस्कृत कॉलेज का। प्रिंसिपल बनने के बाद पहला कदम जो था कि भाई शेड्यूल कास्ट का जो है, जो नीचू वर्ग का स्टूडेंट है, उसको भी पढ़ने का हक है, पढ़ने का मौका देना चाहिए। एंड अंग्रेज के साथ लड़े, अंग्रेज के साथ अंडरस्टैंडिंग करके ये आज संस्कृत कॉलेज में आज हम लोग जो SC ST ये लोग जो पढ़ने का मौका मिलता है, इसके पीछे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण रोल था। और दूसरा जो काम है जिसके बारे में जो जेंडर इक्वालिटी का बात मैं कर रहा हूँ, ये बंगाल में जो आज भी बहुत तरह तरह के दिखाई देता, इसका थोड़ा बहुत हिस्सा कम हो गया। उसका कारण पॉलिटिकल कारण है, उसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा आज नहीं करेंगे, कभी मौका मिले तो जरूर चर्चा करेंगे। तो विद्यासागर ने एक समाज का एक ऐसे एक व्यवस्था थी, जो आप जानते हैं उस टाइम जो 10 11 12 साल का बच्ची को शादी करना ही पड़ता, और शादी करवाते थे जो बंदा मान लो 70 साल 80 साल, तो ये लोग 10 11 12 साल में उइडो हो जाते। तो विद्यासागर कहा ये तो सामाजिक न्याय नहीं है, ये अन्याय है, इसका खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहिए। तो ये लड़ाई वो लड़ना शुरू किया। लड़ाई शुरू करने के बाद 1856 में अंग्रेज हुकूमत विडो रीमैरिज एक्ट विडो रीमैरिज एक्ट ये पास किया गया। एंड आप सुन के यू नो आई थिंक आप सुन के शॉक हो जाओगे दैट ये जब विद्यासागर ये लड़ाई लड़ रहा है, बंगाल का जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे, ये लोग उसको सपोर्ट नहीं किया। ये लोग उस टाइम एक बहुत बड़े जमींदार हुआ करता था, राधाकांतो देव। ये राधाकांतो देव साहब का साथ अंग्रेज का खूब अच्छा अंडरस्टैंडिंग था। अंग्रेज का चाटुकारी था, अंग्रेज का लगभग लॉयलिस्ट थे। ये विद्यासागर के खिलाफ सिग्नेचर कैंपेन किया। एंड आप सुन के ये भी मतलब ताज्जुब की बात है, कि बंगाल में विद्यासागर का कोई सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन 1500 लोग दस्तखत किया, जो विद्यासागर कर रहा है ये गलत कर रहा है। एंड आप जानते हैं कहाँ से सपोर्ट मिला? जो उस टाइम कहा जाता था ऑर्थोडॉक्सी का किंगडम है, पुणे। पुणे में आप जानते हैं, पुणे में कास्ट के बारे में लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये पुणे से 3000 इंसान ने चिट्ठी लिखा अंग्रेज को, जो विद्यासागर जो कर रहा है सही कर रहा है, इसको सब करना चाहिए। वो तो इतिहास है, इतिहास का किताब में इसके बारे में चर्चा हुई, आर्काइव्स में बहुत कुछ मटेरियल मिलता है। बट जो बेसिक पॉइंट आता है दैट ये विडो रीमैरिज एक्ट पास हो गया। इसका बाद मैंने और एक इंसान का बात कर रहा हूं, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, जिसका लेख जनगण मन अधिनायक को हमारा हिंदुस्तान का नेशनल एंथम है। बंकिम चंद्र हम लोगों को नेशनल सॉन्ग दिया, वंदे मातरम। और
रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया हम लोगों को जनगण मन अधिनायक को, अर्थात कल्चरली जनगण मन अधिनायक को। ये आप लोग कहते हैं जे फिफ्थ जॉर्ज का टाइम जब कॉरोनेशन हो रहे थे तब ये रविंद्रनाथ ने ये गाना लिखा। लेकिन जो इतिहास कहते हैं कि रविंद्रनाथ तो ऐसा लिखते रहते थे, ये कॉन्टिन्यूसली नहीं। उसका अगर उसका अपनी ऑटोबायोग्राफी पढ़िए तो आप ये सुन के आपको लगता है, आप विस्मय विस्मय हो जाएगा, आप सरप्राइज्ड हो जाओगे। ये इंसान सुबह 5 बजे उठते थे, 5 बजे से लगभग 3 बजे, 3 o'clock इन द आफ्टरनून। उसका मतलब है 7-10 घंटा, 10 आवर्स ये लिखते थे ये शख्स। और लिखने के बाद कभी कभी जो अच्छा लगता है उसको, उसका जो भतीजा थे दीनबंधु ठाकुर, उसको उसको देते थे। और दीनबंधु ठाकुर जिसको पसंद करते थे उसको आम जनता को देते थे। तो इसी तरह ये जनगण मन कब लिखा गया इसके बारे में लोगों को पता नहीं है, क्योंकि रविंद्रनाथ खुद ही नहीं बोल पाया कि मैंने कब लिखा। कह रहे मैं तो लिखते रहता हूँ, पता नहीं किस टाइम लिखा, मुझे याद नहीं है। वो लिख डेट नहीं डालते थे। तो लेकिन ये इत्तेफाक की बात है जो 1911 में जब फिफ्थ जॉर्ज दिल्ली में जिसका कोरोनेशन हुआ था, उसी टाइम ये गाना पब्लिक डोमेन में आया। तो लोग कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर उसको मक्खन लगाने के लिए ये गाना गाया, बट ये इतिहास का अगर आप दस्तावेज देखोगे तो ये बिल्कुल गलत बात है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कब लिखा, खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद ही नहीं बोल पाया। इसको उसको पूछा गया बाद में जे ये कब लिखा गया। गांधी जी भी लिखा, गांधी जी भी पूछा। अभी गांधी जी के साथ रविंद्रनाथ का बहुत अच्छा संबंध था। गांधी जी शांति निकेतन जाते थे। एंड गांधी जी का जब जब टैगोर का 74 ईयर्स उम्र है, तब विश्व भारती में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया जिसमें विश्व भारती का हालत बहुत खराब था। तो टैगोर ने कहा भाई मेरे को पैसा कमाने के लिए श्रीलंका जाना पड़ेगा, श्रीलंका में ट्रूप लेके जाएंगे। जब गांधी जी को पता चला तो गांधी जी उसको चिट्ठी लिखा, कहा गुरुदेव आप इस उम्र में श्रीलंका मत जाइए, आप चिंता मत करिए, ये पैसा का इंतजाम मैं कर दूंगा। लेकिन आप ये भी देखो ये लोग किस किस मानसिकता ये लोगों को था। जी ये लोग, गांधी जी अपने नाम पे पैसा नहीं भेजा। जो पैसा आया उस टाइम 1937 में 60,000 रुपीज टैगोर साहब को भेजा गया। किस नाम पे? ये कंसर्न सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर गांधी जी खुद भेजा भेजा। उसका बाद जब टैगोर का हालत बहुत खराब था 1940 41 41 में चले ही गए, तो तब गांधी जी को लिखा कि भाई अब मैं विश्वभारती बनाया इतना कष्ट करके, इसको हम रख पाएंगे? गांधी जी ने कमिटमेंट दिया कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप विश्वभारती रखने का जिम्मेदारी मेरा है। इसलिए आपको पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं, विश्वभारती 1951 में इसको एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में। जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्राइम मिनिस्टर। एंड उस टाइम विश्वभारती को कहा गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस, एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। विश्वभारती जो स्टैट्यूट बना उसमें कहा गया विश्व भारती एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ये कोई यूनिवर्सिटी को नहीं दिया गया। हिंदुस्तान में अभी 39 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। एंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल यूनिवर्सिटी दर्ज दिया गया, वो है विश्व भारती। एंड इट वाज डन इन 1951। एंड नेहरू एंड गांधी जी नहीं थे उस टाइम, 1948 में चले गए। लेकिन नेहरू गांधी जी का बात रखा एंड जो उसका जो कमिटमेंट वो ऑनर किया। इसीलिए विश्व भारती को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बनाया गया। एंड रविंद्रनाथ का जो कंट्रीब्यूशन आप जानते हैं, बंगाली को मैं कहता हूँ, मैं बंगाली हूँ, बंगाली को बांग्ला सिखाया, बांग्ला में बात करने के लिए सिखाया। और मैं टैगोर के बारे में कुछ लिखा। एंड विश्वभारती में जब मैं कुलपति था तब मैंने बहुत कुछ लिटरेचर भी देखा। तो लिटरेचर में मेरे को ये लगा कि रविंद्रनाथ टैगोर उस टाइम में जितना क्रांतिकारी थे किसी में, देखो कास्ट के खिलाफ चरला लिखा पढ़ो, कास्ट के खिलाफ लिखा।
जिसमें एंड ये कहा हिंदुइज्म का ऑर्थोडॉक्सी इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लोग बुद्धिज्म में झुक रहा है। एंड अम्बेडकर इसका तो बहुत बड़ा प्रूफ है। अच्छा, देन उसके बाद जेंडर के बारे में, वीमेन का जो एट्रोसिटीज़ है, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा जो ये गलत बात है। और हमारा महिला शक्ति को ये दबाने का जो कोशिश कर रहा है पुरुष समाज, इस ये बिल्कुल गलत है, इसके खिलाफ लिखा। तो ये सिखाया। और तीसरा चीज है जो जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, एनवायरनमेंट। टैगोर ने कहा कि एनवायरनमेंट के साथ ह्यूमन लाइफ का एक डायलेक्टिकल कनेक्शन है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है अगर इंसान जिंदा रहना चाहते हैं तो पेड़ पौधा को बचा के रखना पड़ेगा ना। क्यों? आप जानते हैं जे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, पेड़ पौधा उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और पेड़ पौधा हम लोग को ऑक्सीजन देता है, एंड वो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, हम जिंदा रहते हैं। तो पेड़ पौधा का साथ हमारा जो कनेक्शन, ये कनेक्शन है टैगोर का हिसाब से एक बहुत अच्छा गहरा संबंध है। तो इसीलिए एनवायरनमेंट को बारे में टैगोर जितना लिखा, जितना स्टोरी लिखा, ये इसका ये आप जितना पढ़ोगे, आप आप बिल्कुल यू विल बी सरप्राइज्ड, यू विल बी शॉक्ड, एंड यू विल बी मेस्मराइज्ड। जे उस टाइम में जिसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं, टैगोर 1910, 15, 20 में इसके बारे में लिखा गया। भाई, पेड़ पौधा को बचा के रखो, नहीं तो इंसान का जो रहने का जिंदा रहने का मकसद बहुत कम हो जाएगा। ये तो मैंने आपको कल्चरल जो फाउंडेशन किसने किसने तैयार किया, मैंने जो मोटा मोटा बात किया, इसके बारे में बहुत डिटेल हम कर सकते हैं, बिकॉज ज्योतिका जी कहा टाइम, क्वेश्चन आंसर के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। दूसरा बात जो कहा, बंगाल का जो संस्कृति का और एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, देखिए, पूजा ना। आप जानते हैं बंगाल में दुर्गा पूजा एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। ये होली तो एक दिन का है, दीपावली एक दिन का है, लेकिन बंगाल में दुर्गा पूजा 4 दिन का एक फेस्टिवल है। ये दुर्गा पूजा का जितना हम पूजा करते हैं उससे ज़्यादा मैं उसको मानता हूँ एक सोशल ओकेशन। मतलब ये पूजा ऐसा एक समय, ऐसा एक ओकेशन जब हम लोग मिलते हैं। जैसे परिवार बाहर रहते हैं, सब लोग कलकत्ता पहुंच जाते हैं, नहीं तो घर में आता है, मोहल्ला में पूजा होता है, मोहल्ला का जो सीनियर दादा, जो दादी, देन मामा चाचा, मोहल्ला का, ये लोगों से मुलाकात होता है। तो मेरे हिसाब से दुर्गा पूजा के रिलीजियस फेस्टिवल के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। दुर्गा पूजा टू मी इज एसेंशियली अ सोशल ओकेशन। ओकेशन मतलब ये ऐसा एक समय जिस टाइम हम लोग मिलते हैं। जैसा आप जानते हैं बंगाल में एक जमाने में मुसलमान लोग ज़्यादा होते थे। 55% बंगाल्स पॉपुलेशन वर मुस्लिम्स बिफोर पार्टीशन। आज बंगाल में 23% मुस्लिम हैं। एंड यू वोंट बिलीव, बंगाल में देखिए, पॉलिटिकल डिवीजन का बात मैं नहीं करूंगा, उसके पीछे क्या कारण है वो तो अलग हिस्ट्री होगा। लेकिन मैं जब बचपन में, मुझे याद है मेरा कई मुसलमान दोस्त थे, ईद का टाइम में हम उसका घर में जाते थे, सिमुइया खाते, खाते थे, बिरयानी के लिए बुलाता है। तो इसीलिए हमें लगता है आपस में ये संबंध हुआ करता था। आई एम टॉकिंग अबाउट 70s 80s, इस पीरियड का बात कर रहा हूँ। अभी सिचुएशन डिफरेंट हो गया बिकॉज ऑफ वेरियस कॉम्प्लिकेटेड रीजंस, उसके लिए एक अलग चर्चा होना चाहिए। तो ईद जैसे इम्पोर्टेंट है, दुर्गा पूजा जैसे इम्पोर्टेंट है, ऐसा कई का हमें लगता है रिलीजियस कार्यक्रम होता है। इसका पीछे रिलीजियन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोशल गेट टुगेदर। मेरे हिसाब से ये सब ईद, दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा, ये सब सोशल ओकेशन है बे। अच्छा, इस सोशल ओकेशन के लिए इसके एक दो चार व्हाट इसका आउटपुट निकलते हैं बंगाल में। आप जानते हैं बंगाल में अड्डा, द नोशन ऑफ अड्डा, अड्डा इज ऑल्सो वेरी
सोशल कनेक्टिंग लिंक। सोशल कनेक्टिंग लिंक अड्डा क्या है? अड्डा कुछ नहीं है। कोई जगह में आप चार पांच लोग बैठ जाओ, बैठ के बात करो, कोई किसी का ऊपर में, पॉलिटिक्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, समाज का, ये आपका मोहल्ला के, मान लो पानी का, बरसात में पानी वाटर लॉगिंग हो जाता है, इसको हम क्या करें। तो एक कलेक्टिव वेंचर तैयार होता है थ्रू अड्डा। और अड्डा का साथ साथ पाड़ा, पाड़ा मीन्स मोहल्ला बेसिकली। बट मोहल्ला से ज़्यादा ये छोटा है एरिया। और मोहल्ला में शायद हम लोगों को आपस में इतना रिश्ता नहीं होता है आजकल। मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन कलकत्ता में पाड़ा में आज भी अगर मैं पहुंचूं पाड़ा में, तो खबर पहुंच जाता है कि विद्युत आ गए। तो हमारा जनरेशन का और नीचे जनरेशन का जो लोग मेरे बारे में जानता है, सब लोग आते हैं मिलने के लिए। कम से कम एक बार दुकान में बैठ के चाय तो पीता हूँ। तो ये जो आपस में अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंडिंग का पीछे कारण यही है, मैंने जो बताया। अड्डा, अड्डा इज दैट इंस्ट्रूमेंट, इज ए टूल, इज ए टूल जो आपस में एक बंधन बना देते हैं, आपस में एक ब्रिज बना देते हैं। तो पारा अड्डा, इसका मेन मतलब क्या है? मेन मतलब यही है कि एक साथ रहो, लड़ाई झगड़ा में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो इसका बाद मैं जो आपको कहना चाहता हूं वो है, ये सब, एक तो पाड़ा में अड्डा होता है जिसका कोई इंस्टीट्यूशनल फॉर्म नहीं है। बट इंस्टीट्यूशनल फॉर्म का जो अड्डा, वो भी जैसे कलकत्ता में कॉफी हाउस है, कई जगह में कॉफी हाउस टाइप है। कॉफी हाउस कुछ नहीं है, आप वहां पे कॉफी पियो और आपस में बात करो। लेकिन बात करने में उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है अंडरस्टैंडिंग बढ़े, चर्चा में डिस्कशन हो, जो डिस्कशन का थ्रू आप दूसरों को अच्छे से जान सकोगे। जान सकने के बाद आप आपस में जो अंडरस्टैंडिंग, आपस में जो दोस्ती, आपस में जो भाईचारा, ये भाईचारा पैदा होगा। तो मैं जो बेसिक बात आपको कहना चाहता हूँ, जो बंगाल का सोसाइटी और संस्कृति, जिसको कल्चर कहते हो, ये इसका पीछे एक बहुत लंबा इतिहास है। जो इतिहास का पीछे, इतिहास को समझने के लिए आपको ये जो मैंने बताया, ये बंगाल का इतिहास, पश्चिम बंगाल का नहीं, बंगाल का इतिहास, ये आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, इसका साथ साथ आपको एक चीज नजर आएगा, जो शायद दूसरा प्रोविंस में आपको नजर नहीं आएगा। बंगाल में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कल्चर, थिएटर। ये थिएटर मतलब कोई हॉल में नहीं होता है, ये थिएटर होता है अपना पाड़ा में, मोहल्ला में। और क्या है, तो मान लो कोई भी थीम, जो राइटर को आप जानते भी नहीं, लेकिन थीम ऐसा ही होता है, जब मोहल्ला को कैसे आगे लेके लेके हम लोग लेके जा सकते हैं, और कैसे हम आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं। और इसमें टेगोर का सॉन्ग भी हम लगाते हैं, टेगोर का थीम भी हम चर्चा करते हैं। तो ये ना एक ऑटोमेटिक चीज होता है। इसमें आपको थोड़ा बहुत नजर आएगा, अगर आप बंगाल का कोई फिल्म, जैसे सत्यजीत रे का कोई फिल्म आप देखोगे, ऋतिक घटक का कोई फिल्म देखोगे, मृणाल सेन का कोई फिल्म देखोगे, तो ये ना, ये लोग समाज और संस्कृति, सोसाइटी एंड कल्चर, इसको लेके ये लोग ज़्यादा सोचते हैं। ये सब बड़े बड़े सिनेमा अच्छे तैयार किया, जिसके लिए ग्लोबल इम्पोर्टेंस, ग्लोबल रेपुटेशन मिला हिंदुस्तान को। ये सब बंगाल में हुआ। एंड आप जितना फिल्म देखोगे वो लोगों को बनाया हुआ, वो फिल्म में आप देखोगे ज़्यादातर सोशल इश्यूज और कल्चरल इश्यूज। क्योंकि बेसिक जो दिमाग में रहता है बंगाली का, यह है कि समाज में जो ये जो लड़ाई झगड़ा, ये लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं करना चाहिए। ये लड़ाई झगड़ा के पीछे मकसद जो भी हो, लेकिन अल्टीमेटली जैसे आपने कहा, जे आपको चलना चाहिए अपना खुद रास्ता पे। आप अगर संघर्ष करते रहोगे, तो आपको मुकद्दर से सिकंदर कहा जाएगा। तो मेरा हिसाब से ये जो आपका सोसाइटी, आपका जो सक्षम रोजगार सोसाइटी, और बंगाल का, आई एम टॉकिंग अबाउट वेस्ट बंगाल्स हिस्ट्री और पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, कल्चर एंड सोसाइटी,
ये तीन अगर एक साथ जुड़ा जाए तो मैंने जो शेर दे के मेरा भाषण शुरू किया, वो हम हमें लगता है ये बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मतलब वो शेर के साथ में जो भाषण अभी तक दिया, और आपका जो सोसाइटी का जो नाम, ये इसका साथ तीनों का बहुत अच्छा तालमेल बैठता है। इसीलिए मैं ज्योतिका मैडम को धन्यवाद देता हूं। और जो सुन रहे हैं, और आपको अभिषेक जी और फरहाद मैडम जो मेरे को इंट्रोड्यूस किया, मैं तो एक चीज़ मैं बताऊंगा कि आपने इंट्रोड्यूस किया, बहुत कुछ कहा, लेकिन सबसे बड़ी जो परिचय है मेरा, वो है मैं बेसिकली एक शिक्षक। मैं अभी विदेश में हूँ, जहाँ पे मैंने आया टीचिंग करने के लिए इस उम्र में भी। एंड टीचिंग में पढ़ा रहा हूँ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, औरोबिंदो, विवेकानंद, विद्यासागर, राम मोहन रॉय, देन सावित्रीबाई, सविता फुले, ये सब है मैं पढ़ाने के लिए मेरे को कहा गया एक सेमेस्टर। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इवन इतना दूर यूएस में भी लोगों का इसके बारे में जान के लिए के बहुत उत्सुक है। तो मैं अभी अंत करूंगा मैं, अभी क्वेश्चन आंसर भी होना चाहिए। तो ज्योतिका मैडम मैं अभी खत्म करूं? यस। जी हाँ जी। हाँ। हाँ हाँ, बहुत अच्छा रहा अभिषेक, आप कंटिन्यू करो। नहीं, मैं कंटिन्यू करूं? आई यस थिंक सर। नो, यू हैव स्पोकन रियली वेरी वेल। बहुत अच्छा नहीं बोले आप, बहुत ही नहीं नहीं, मैं तो और भी ज्ञानवर्धक। बोलना चाहता हूं, लेकिन आपने बताया ना क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम चाहिए, तो इसीलिए जी 15 मिनट जी। तो टाइम बाकी है। तो मैं 5 मिनट में खत्म करूं? उसके बाद क्वेश्चन आंसर हाँ भी जी थोड़ा हाँ होना जी चाहिए ना, क्योंकि आपका हुई जी तो जी जी परंपरा। हाँ। जी जी। तो आपको जैसे तो कन्वीनियंट हो। सॉरी, क्या बता रहे हैं मैडम? तो जैसे कन्वीनियंट हो आप। ओ ठीक है। नहीं देखिए, हम्म। टीचर को ये बात कही है, क्योंकि टीचर बोलते रहेंगे, आप लोग क्वेश्चन आंसर का टाइम भी खत्म हो जाएगा। तो जो जो मैं ना अभी कंक्लूड मैं करना चाहता हूँ, कंक्लूड करना चाहता हूँ यही बात बताने के लिए, जो भारत की एक खोज, ये बात बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको मैं इतिहास में ले जाऊँ, मैं इतिहास का स्टूडेंट हूँ, तो इतिहास को ले जाऊंगा। आपको पता है, जब गांधी जी 1914 में वापस आया हिंदुस्तान, 21 साल का बाद, बिकॉज गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका चले गए, क्योंकि उसको यहाँ पे कोई केस नहीं मिल रहा था। तो उन्हीं वो ब्रिटेन से लॉ करके वापस आया, लेकिन बॉम्बे में उसको उस तरह केस नहीं मिल रहा है, गुजारा नहीं चल रहा है। उसी वक्त उसको साउथ अफ्रीका, दादा भाई अब्दुल्ला, एक बहुत बड़े हिंदुस्तानी बिजनेसमैन एंड ए मुस्लिम, ही आस्क्ड हिम टू कम टू साउथ अफ्रीका टू उसका केस लड़ने के लिए। क्योंकि गांधी जी का पढ़ाई ब्रिटेन में हुआ था, साउथ अफ्रीका उस टाइम कॉलोनी होते थे, तो साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश लॉ चालू था। तो इसीलिए गांधी जी को बुलाया गया। क्योंकि गांधी जी को बुलाया गया इसीलिए, गांधी जी को कम पैसा दे के काम करा सकते थे, क्योंकि उसके पास कुछ काम नहीं था। लेकिन अगर कोई गोरे लॉयर को बुलाए तो बहुत पैसा देना पड़ेगा, इसलिए गांधी जी को बुलाया। तो गांधी जी गए थे 1893 में, ये नौकरी के लिए। बेसिकली ही वेंट देयर एज ए लॉयर। लेकिन वहाँ जैसे स्मार्ट्स ने कहा, कि आपने साउथ अफ्रीका को एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी दिया, और 1914 में जब गांधी जी वापस जा रहे थे, तब वही जनरल स्मार्ट्स गांधी जी से मुलाकात किया। कहा, देखिए आप आए थे मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन आप वापस जा रहा है एज महात्मा गांधी, क्योंकि बाय दिस टाइम टैगोर ने ये टाइटल उसको दे चुका। तो ये महात्मा गांधी जब वापस आए, महात्मा गांधी आप जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को गुरु मानते थे, उसका पॉलिटिकल गुरु। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या कहा, ये गांधी जी का मैं देश सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तो गोपाल कृष्ण गोखले कहा, भाई आप 21 साल हिंदुस्तान का बाहर रहे, आपको हिंदुस्तान के बारे में कोई आता पता ही नहीं है। तो आप एक काम करो, हिंदुस्तान को समझो पहले, हिंदुस्तान घूमो। तो गांधी जी आपको पता है 3 साल, 1914 से 1917, जब तक चंपारण में वो आंदोलन में वो पार्टिसिपेट नहीं किया, तब तक वो घूमते रहे। तो इसीलिए हमें लगता है, ज्योतिका जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ,
जो कार्यक्रम ज्योतिका जी शुरू किया, भारत की एक खोज, इसके बारे में आपको अगर जो जो देखना चाहता है, जरूर आपने देखा होगा। श्याम बेनेगल साहब भी एक टेली सीरियल भी किया था भारत के एक खोज के बारे में। एंड उसमें ज़्यादातर नेहरू का जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसी का आधार पर। तो अगर डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ोगे, उसके में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है ही, पर फिर भी एक मोटा मोटा आइडिया आपको मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये जो भारत की एक खोज के बारे में, हर राज्य के बारे में, हर प्रोविंस के बारे में जानने का जो कार्यक्रम सिलसिला मैडम जो कालरा ने शुरू किया, इसके लिए मैं भी मैडम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैडम का साथ जो है, और जो यहाँ पे सुनने आया है मेरा भाषण, उसको सबको मैंने अपना नमस्कार देना चाहता हूँ। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान को जानने के लिए हमें लगता है हिंदुस्तान को संस्कृति, कल्चर, इसके बारे में कोई होमोजिनाइज्ड, मतलब एक एक चश्मा से हिंदुस्तान का संस्कृति और कल्चर हम समझ नहीं पाएंगे। हम लोग का अलग अलग चश्मा पहनना पड़ेगा, क्योंकि सोशली एंड कल्चरली हम लोग इतना डिफरेंट है। जैसे आप देखो ना, बंगाल का जो नेबरिंग स्टेट है, असम जाओगे, वहाँ पे डिफरेंट कल्चर, दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, दे ईट डिफरेंट फूड, दे ड्रेस डिफरेंट थिंग, दे आर फेस्टिवल्स। बिहू इज ए फेस्टिवल जिसका साथ आप जानते हैं जो न्यू पैडी सीजन का संबंध है। दुर्गा पूजा नहीं है वहाँ पे, बंगाल में दुर्गा पूजा। अच्छा, आप अगर आप उड़ीसा जाओगे, वहाँ पे जगन्नाथ के बारे में लोग बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं, बिकॉज जगन्नाथ इज द डेटी ऑफ उड़ीसा, लेकिन बंगाल में नहीं है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट का कोई भी जगह में जाओगे, वहाँ अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग फूड। तो इसीलिए हमें लगता है भारत की एक खोज के बारे में जो ज्योतिका मैडम ने जो शुरू किया प्रोग्राम, ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। क्योंकि इसमें हम लोग हिंदुस्तान को हम जान पाएंगे, जो हम लोग वी आर वन। वन सिंपल बिकॉज हमारा साथ एक सिविलाइजेशनल, अर्थात सभ्यता का हिसाब से हम लोग एक है। जैसे देखो, रामायण महाभारत, अगर आप मणिपुर में जाओगे, लोग जानते हैं। अगर आप डाउन साउथ केरला और तमिलनाडु में जाओगे, लोग जानते हैं। बंगाल में आओगे, लोग जानते हैं। तो अब मेरे हिसाब से ये जो एपिक रामायण महाभारत, वेद उपनिषद, इसके बारे में हम लोगों को सबको पता है। वेद उपनिषद के बारे में 19वीं सेंचुरी में रविंद्रनाथ टैगोर का पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर ने बहुत मेहनत किया। आपको पता है उस टाइम राम मोहन रॉय ने ब्राह्म समाज तैयार किया, जिस 1823 में। लेकिन राम मोहन राय 1833 में जब गुजर गए, तब ये ब्राह्म समाज बिल्कुल डेड हो गए। तो देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ राममोहन का थोड़ा परिचय हुआ करता था, क्योंकि राममोहन राय का जो एक सन, एक सेकंड सन, जिसका नाम है रामा प्रसाद रॉय, ये रामा प्रसाद रॉय और टैगोर का पिताजी एक साथ एक क्लास एक स्कूल में पढ़ते थे। तो स्कूल से जब वापस आते थे, तब राम मोहन राय का जो घर में बहुत बड़ा बागीचा था, और बागीचा में बहुत लीची का ट्री हुआ करता था, आम का ट्री हुआ करता था। तो देवेंद्र ठाकुर जाते थे लीची और आम खाने के लिए। तो राम मोहन राय देवेंद्र ठाकुर को इतना पसंद करते थे, जो मालिक को बुला के कहते थे, भाई लीची और आम दे दो, ये बच्चा खाएंगे। देवेंद्र ठाकुर वॉज देन 12-13 ईयर्स ओल्ड। एंड वहीं पे देवेंद्रनाथ टैगोर राममोहन से बात करते करते वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृति, इसके बारे में जानते थे। इसीलिए 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ब्राह्म समाज को पुनर्जीवित किया। एंड जो उस टाइम देवेंद्रनाथ टैगोर का जो एक मकसद था, जे हिंदुस्तान के बारे में हम लोग जानते हैं थ्रू वेस्ट, लेकिन हमारा तो वेद है, हमारा उपनिषद है। लेकिन उस जमाने में हिंदुस्तान में आप जानते हैं, जो अंग्रेज लोगों को खुश करने के लिए हम लोग अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी इंग्लिश बोलने के लिए बहुत तरसते थे। तो देवेंद्रनाथ टैगोर और उसका साथ जो दोस्त वगैरह थे, ये लोग बनारस से पंडित को बुला के
वेद उपनिषद संस्कृत से ट्रांसलेट कराया इंग्लिश में। एंड वेद उपनिषद का जो चर्चा बंगाल में शुरू हुआ, ये शुरू हुआ लेट 19th सेंचुरी से। तब पता चला जे हिंदुस्तान का भी एक इतिहास है, ये हिंदुस्तान का भी एक संस्कार है। जो संस्कार इतिहास हम लोग को भुलाया गया। अंग्रेज हुकूमत और अंग्रेज का जो दलाल हुआ करता था, हिंदुस्तानी दलाल हुआ करता था ये लोग। तो हमें लगता है बंगाल का, ये लोग बंगाल का रहने वाला, ये लोग बंगाली थे, इसीलिए बंगाल में ये लोगों का प्रभाव बहुत ज़्यादा हुआ करता था। और दूसरी बात है कि बंगाल में इस तरह मानसिकता क्यों हुआ, इसका पीछे मैं सोचता हूँ कि बंगाल फर्स्ट टाइम कॉलोनाइज्ड हुआ, बिकॉज अंग्रेज हुकूमत शुरू हुआ बंगाल से ही, आपको पता है, बंगाल से ही शुरू हुआ। 1757 जब लॉर्ड क्लाइव ने हमारा सिराजदौल्ला को हराया, उसका हराना पीछे क्या कारण थे वो अलग हिस्ट्री है। उसको हराने के बाद अंग्रेज हुकूमत इस्टेब्लिश हुआ, ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ वो भी अलग एक सवाल हम उठा सकते हैं। बट इतिहास का हिसाब से 1757 में बंगाल अंग्रेज हुकूमत का अंडर में आ गया। एंड उसके बाद आप जानते हैं 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट बंगाल का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदारी ले लिया, बंगाल का साथ साथ पूरा हिंदुस्तान का ले लिया। क्योंकि 1857 में जो लड़ाई हुआ, इसको लोग कहते हैं सिपाही म्यूटिनी, बट मैं कहता हूँ सावरकर साहब का एक किताब है, वीर सावरकर का, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। वीर सावरकर ने ये किताब लिखा 1909 में। 1909 में गांधी जी भी एक किताब लिखा जिसका नाम है हिंद स्वराज। एंड दोनों किताब जब बॉम्बे आया, सावरकर का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 कोलन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और गांधी जी का जो किताब हिंद स्वराज, ये दोनों को ही बैन किया गया। कि वो दोनों ही अंग्रेज लोग बहुत डर गए, ये दोनों किताब आके हिंदुस्तान को अपना इतिहास के बारे में सोचने के मजबूर कर देंगे। लेकिन बाद में ये किताब ऐसे चुप प्रोस्क्राइब किताब तो बहुत आते थे, उस टाइम क्रांतिकारी भी ये किताब पढ़ते थे। तो सावरकर ने ये किताब में लिखा कि हिंदू मुसलमान ये लोग कैसे एक साथ जुड़ के लड़ाई लड़ा। एंड आप जानते हैं उस टाइम जो जिसको बादशाह बनाया गया, वो एक मुगल एम्पायर हुआ करता था, बादशाह जफर जफर बादशाह बादशाह खान या क्या। अरे जो टाइम्स ऑफ इंडिया का ऑफिस का जो एड्रेस है, जो ज्योतिका ज्योतिका मैडम, उसका एड्रेस क्या है? बादशाह जो मुगल का जो लास्ट बादशाह है, बहादुर जाफर शाह जाफर जफर अली। सर। हैं? बहादुर क्या नाम? शाह जफर सर। हाँ हाँ, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को बनाया गया। तो इसका मतलब क्या, देखिए हिंदुस्तान हिंदू और मुसलमानों में जो लड़ाई झगड़ा के बारे में हम लोग बात करते हैं, ये लड़ाई झगड़ा बाद में तैयार किया गया अंग्रेज का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से। तो इसीलिए उस जमाने में ये देवेंद्र ठाकुर जो बात किया मैंने, बंकिम चंद्र का बात किया मैंने विद्यासागर का बात किया, ये लोगों का समाज के बारे में एक वाइडर विजन जिसको कहता है, वाइडर विजन हुआ करता था। लेकिन बाद में किसी कारण बजाय वो एक इतिहास का एक दूसरा पहलू है, उसके बारे में चर्चा करने से उसके बारे में भी हम लोग उसका सवाल उसका जवाब हम जरूर ढूंढ पाएंगे। लेकिन आज के लिए हमें लगता है पश्चिम बंगाल का जो संस्कृति और सोसाइटी समाज के बारे में जो मैंने कहा, इसका पीछे ये सब बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े हस्ती थे, बड़े बड़े शख्स थे। जैसा मैंने राम मोहन राय से शुरू करके डिरोजियो डिरोजियो एक, देखिए एक विदेशी जो अंग्रेज और पोर्टुगीज जिसका पापा मामा हुआ करता था, ये डिरोजियो साहब ने जो क्रांति, सामाजिक क्रांति किया, इसका फसल मैंने बाद में बंकिम, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राम मोहन राय उससे पहले, एंड रविंद्रनाथ टैगोर, ये एंड देन बाद में सतीश रे, मृणाल सेन, ऋतिक घटक, ये सब। उसका साथ ये आज का जो लोकेलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, ये पाड़ा में जो अड्डा होता है, उसमें भी अगर आप कभी अटेंड करोगे, जो नॉर्थ इंडियन है, आपको लगता है कि उसमें शायद इसमें तो कुछ फ़ायदा नहीं है।
लेकिन अगर उसमें बैठोगे थोड़ा देर तो आपको पता चलेगा पूरा दुनिया में क्या हो रहा है। ये जो एक वाइडर विजन, ये विजन एक कल्चरल एट्रीब्यूट मैं कहता, कल्चरल क्वालिटी मैं कहता हूँ। ये संभव है क्योंकि बंगाल का इतना बड़ा, इतना लंबा हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री अगर हम ठीक से पढ़ पाए तो शायद आज का जो पश्चिम बंगाल में जो आजकल का जो पश्चिम बंगाल का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे क्यों इस तरह हुआ वो अलग एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं। लेकिन मोटा मोटा जो बात मैंने आप लोगों से शेयर किया, उसका पीछे क्या कारण हो सकता है, ये मेरे हिसाब से मेरा सोच का आधार पर मैंने आपसे शेयर किया। मेरे को बहुत अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो टाइम बहुत हो गया, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो सवाल जवाब हो सकता है, उसके लिए मैं तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी मिलने का मौका जरूर देंगे ज्योतिका मैडम, क्योंकि ज्योतिका मैडम से मेरा संपर्क बहुत अच्छा है। एंड मैं जब समस्या में था दिल्ली विश्व भारती में, तब ज्योतिका मैडम मेरे को बहुत मदद किया। गुंडा को थोड़ा हमने सबक सिखाया, थैंक्स टू ज्योतिका मैडम। तो इसीलिए मैं मैडम आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये मौका कभी नहीं मिला। और अगर आपको लगे कि फ्यूचर में कभी मेरे को ज़रूरत है, मैं आपको ये आपका सक्षम रोजगार सोसाइटी का सेवा में मैं अपने आप को नियुक्त तो करना चाहता हूँ। और कहीं भी मदद चाहिए आप प्लीज़ इसके बारे में कुछ फिक्र मत करिए। और आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस मैडम। थैंक यू वेरी मच एंड गुड यू नाइट टू यू। थैंक हमारा तो अभी मॉर्निंग हुआ। यू यस मैम। थैंक यू अभिषेक। सर। बंगाल के, यस मैम, सोशल फैब्रिक और हिस्टोरिकल और अलग अलग जो भी फॉर्मल पर्सनैलिटीज हैं उनके कंट्रीब्यूशंस के बारे में बताने के लिए, और इसी से हम जान पाए हैं वेस्ट बंगाल के बारे में कैसा एक स्ट्रक्चर रहा है और कैसे चेंजेस आए हैं। तो थैंक यू सर। और अब हम फ्लोर को ओपन कर रहे हैं और आप ठीक सभी है, अपने जो भी क्वेश्चंस आपके मन में आए हो पूछ सकते हैं। फ्लोर इज ओपन, क्वेश्चन करिए लेकिन प्लीज। कमेंट्स मत करिए, कमेंट्स में टाइम बर्बाद होता है। क्वेश्चन करिए कुछ, मैं मेरे को भी आप सोचने में मजबूर करिए। मैं भी आपसे सीखूंगा। अगर जवाब मेरे को पता नहीं है तो मैं एडमिट करूंगा कि मेरा जवाब पता नहीं है, तो आप मेरे को बताइए थोड़ा। यस। यस अनिकेत, क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हाँ। So my question from Vidyut sir is, firstly, as I'm also the student of political science, apart from the topic which is we are discussing here is Bharat Ki Khoj, I just want to ask you that if I want to do the research in the field of or any field related to the West Bengal, the culture and the political and historical background of the West Bengal or the Bengal. So I would like to ask you that if you can recommend or suggest me the topics or the research gaps which are there in the academic field. मैडम टू बी वेरी फ्रैंक हुई तो देखिए, मैं टीचर होने के नाते मैं स्टूडेंट्स को डिक्टेट नहीं करना चाहता हूँ। मैं यही कहूँगा आपको, आप खुद सोचिए। लेकिन सोचने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए उसके बारे में मैं आपको थोड़ा मदद कर सकता हूँ। देखिए, बंगाल के बारे में जानने के लिए मैं आपको ये कहूँगा विथ फुल कॉन्फिडेंस, रविंद्रनाथ टैगोर पढ़िए। तो रविंद्रनाथ टैगोर का पढ़ने के लिए एक सुविधा है कि ज़्यादातर उसका लेख अभी इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया, हिंदी में भी है। जैसा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जो लेख है ज़्यादातर ट्रांसलेटेड हो गया हिंदी में, क्योंकि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जो सेंटिमेंटल नॉवेल है उसका मार्केट ज़्यादा है। लेकिन टैगोर का नॉवेल में उतना सेंटिमेंट नहीं है। उसमें आपको सोशल कल्चर इसके बारे में ज़्यादा कहा गया। बट ये ज़्यादातर इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ जो जब तक मेरा नॉलेज है। लेकिन हिंदी में भी कई हुआ, आई एम श्योर हिंदी में भी कई हुआ। तो मैं आपको जो टॉपिक ढूंढने के लिए, टॉपिक तैयार करने के लिए बेस्ट थिंग टू स्टार्ट विथ टैगोर। बट अगर आप चाहते हैं बंकिम के बारे में पढ़ने के लिए, नहीं तो विद्यासागर के बारे में पढ़ने के लिए, मुश्किल ये है ना, ये लोग ये लोगों का जो लेख है ये लेख उतना वाइडली ट्रांसलेटेड नहीं हुआ। जैसे आनंद मठ का ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा कि शायद
बंकिम का दो चार ऐसे का ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन टैगोर का बारे में मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वो तो नोबेल प्राइज भी मिला ना 1913 में, तो इसीलिए पूरा दुनिया का इंटरेस्ट है टैगोर के बारे में। एंड अंग्रेज इंग्लिश इज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज, वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट। ये एक भाषा है जो लगभग सभी लोग समझते हैं। तो इसीलिए हमें लगता है आप टैगोर से काम शुरू करिए, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। अगर आप नॉवेल से शुरू करना चाहता है तो नॉवेल गोरा, जो 1910 में लिखा गया, और घोड़े बाइरे, जिसका फिल्म भी बनाया टैगोर ने, होम एंड द वर्ल्ड, 1916 में लिखा गया। और अगर टैगोर का ऐसे पढ़ना चाहता है, जो भी अवेलेबल है इंग्लिश में, ये मैं तो आपको तीन ऐसे के बारे में कहूँगा जो इजीली अवेलेबल, आप अमेजोन में आपको तुरंत मिल जाएगा। टैगोर एक लिखा 1916 में, जब लड़ाई चल रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, वो उस टाइम नेशनलिज्म का खिलाफ तीन लेक्चर दिया। दो लेक्चर जापान ने दिया 1916 में, और एक लेक्चर दिया अमेरिका में। ये लेक्चर का जो नेशनलिज्म, इसका टाइटल ही है नेशनलिज्म, ये भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें आपको आइडिया मिल जाएगा। एंड उस टाइम नेशनलिज्म अर्थात जापान ब्रिटेन को किस तरह वो क्रिटिसाइज किया, ये समझने के लिए ये लेख बहुत बढ़िया है। ये एक है। दूसरा है जो इंसान के इंसानियत। टैगोर का जो लेख में सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इंसानियत। ये इंसानियत समझने के लिए आपको 1932 में रविन्द्रनाथ टैगोर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक भाषण दिया, जिसका कहते हैं हिबर्ट लेक्चर। हिबर्ट लेक्चर में का जो भाषण, वो भी मिलता है, उसका टाइटल है द रिलीजियन ऑफ मैन, मानव धर्म, मानव धर्म। पता नहीं उसको हिंदी ट्रांसलेशन हुआ कि नहीं, लेकिन इंग्लिश में टैगोर इंग्लिश में ये भाषण दिया। ये ओरिजिनल इंग्लिश में मिलता है, बांग्ला में तो मिलता है। तो ये एक है। और टैगोर का देहांत होने से 23 दिन पहले टैगोर का जन्मदिन होता है। आप जानते हैं, अभी जन्मदिन गया 9 मई, और जुलाई सेकेंड थर्ड जुलाई थर्ड ही पास्ट अवे। तो 23-24 दिन पहले टैगोर ने एक भाषण लिखते थे, हर जन्मदिन में वो भाषण लिखते थे। तो उस 1941 में ये भाषण लिखा, जिसका नाम है द क्राइसिस इन सिविलाइजेशन। द क्राइसिस सिविलाइजेशन, ये भाषण ये करीब 7-8 पन्ना का होगा। अगर ये भाषण आप पढ़े तो वो भी आपको टैगोर क्या सोचते हैं उस टाइम, वही आइडिया, इंसानियत, अंग्रेज हुकूमत हिंदुस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया, ये और हिंदुस्तान का वेद उपनिषद क्या सिखाया, रामायण महाभारत क्या सिखाया, इसके बारे में एक सामरी अगर आप चाहिए तो ये मैं तीन ऐसे और दो नॉवेल के बारे में बताया टू स्टार्ट विथ। देन उसमें आपको बहुत आइडिया मिलेगा। इस आइडिया का आधार पर आप अपना जो रिसर्च का जो टॉपिक है वो आप पसंद और चूज कर सकते हैं। Thank you so much, sir. थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार सर। यस ममता, बोलो। यस सर, नमस्कार सर, मैं ममता श्रेष्ठा। हाँ मेरा आपसे एक सवाल है। बोलो। सर, बंगाल का जो इंटेलेक्चुअल कल्चर रहा है, जहां हाँ। आम लोग भी मिलकर हर सामाजिक और राजनीतिक टॉपिक पर गहरी चर्चा करते हैं, जैसे आपने एक कॉन्सेप्ट भी बताया कि वहाँ पे एक अड्डा का कॉन्सेप्ट भी है, वो एक हम्म। प्रकार की बड़ी पहचान है। तो आपके हिसाब से आज के इस डिजिटल एरा में भी जो हमारी हम्म। यंग जनरेशन है, वो इस चर्चा करने के कल्चर से जुड़ी हुई है क्या, या फिर सोशल मीडिया की वजह से इसमें कोई बदलाव आया है? देखिए मैडम, टू बी वेरी आई फ्रैंक विथ यू, ये जो सवाल आपने उठाया ये मेरा इनफैक्ट मेरा दिल का सवाल है। क्योंकि ज्योतिका मैडम, हमें लगता है जरूर इसको मेरे साथ सहमत होंगे। आजकल डिजिटल ये जो डिजिटल, इसको मैं कहता हूँ ये एक डीमन है ना। ये डीमन है, ये डीमन इंसान को इंसानियत से दूर रखा। जैसे घर में जब खाना खाते हैं, मेरा घर का बात कर रहा हूँ मैं, तो बेटा बेटी बात नहीं करते हैं, ये अपना टेलीफोन में क्या क्या देखते हैं पता नहीं। तो मैं कोशिश किया
ये कल्चर खत्म करने के लिए। लेकिन आजकल का बच्चा आप जानते हैं, आप भी उसी, आई डोंट नो आप कौन जनरेशन का है, तो प्रॉब्लम तो है। लेकिन ये आपने जो कहा अड्डा कल्चर, जितना इम्पोर्टेंट, मैं जब था स्टूडेंट लाइफ का बात, मैं आपको 80 का दशक, 90 तक मैं हिंदुस्तान का साथ मेरा मतलब कलकत्ता के साथ मेरा गहरा संबंध था। तो 90 तक ये तो कल्चर बहुत पॉपुलर हुआ करता था। इवन आज भी जब मैं कलकत्ता में वापस जाता हूँ, जो मेरा जनरेशन का है और मेरा नेक्स्ट जनरेशन मतलब जिसका उम्र मान लो 50 के ऊपर है, ये लोग ये अड्डा कल्चर में ही मानते हैं। ये लोग डिजिटल, जैसे मैं कंप्यूटर और टेलीफोन में बहुत डरता हूँ। तो इसीलिए अभी देखो आज आपका जो अनिकेत शायद कोशिश किया, जैसे सर आप ये दायां दबाइए बायां दबाइए, ये मिल जाएगा, लेकिन अभी तक मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं मेरे को नहीं देख पा रहा हूँ, बिकॉज मैं डरता हूँ। तो लेकिन आजकल का बच्चा ये सब डरते नहीं। तो इसीलिए आप जो सवाल उठाया, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। इसके बारे में हम लोग को गहरा सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये जो डिजिटल दुनिया आ रहा है, इसका एडवांटेज तो जरूर है, कई एडवांटेज तो है ही। जैसे देखो मैं आपसे कम से कम 16-17 हज़ार माइल दूर बैठा हूँ, लेकिन आपसे बात कर रहा हूँ जैसा आप मेरा अगल बगल में बैठे हो। तो इसका एडवांटेज तो है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज लगता है ज़्यादा है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा आजकल जनरेशन को, इसको एडवांटेज को आप लें, लेकिन डिसएडवांटेज जो है ये इसको ख़त्म करिए। तो ये जो पुराना जो कल्चर है, जिसमें आप अपने दोस्त को आप जान पाओगे, दोस्त को साथ आप बात कर पाओगे, ये अड्डा जैसे मैंने बताया कि इनफॉर्मल गेट टुगेदर टाइप, मतलब दिल्ली में पार्टी जिसको कहते हो आप, तो पार्टी इज ए फॉर्मलाइज्ड, इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता, लेकिन अड्डा ऑर्गेनाइज नहीं करना पड़ता, ये हो जाता है। ये इसका कोई टाइम नहीं है, सुबह शाम किसी वक्त हो जाता है। तो मेन कारण है आपस में बात करना, आपस अपने आप को जानना, दोस्तों को जानना। लेकिन ये बात सही है आप जो कह रहे हैं, ये डिजिटल ये जो माध्यम के बाद, सोशल मीडिया के माध्यम के बाद, इसका बाद थोड़ा ये कम हो रहा है। लेकिन हमें लगता है ये टेम्पोररी। क्योंकि हमारा हिंदुस्तानियों में एक अंदर से एक रेजिलियंस है, जो रेजिलियंस के बजाय हम लोग पुराना चीज़ को फिर हम पकड़ लेते हैं। पुराना चीज़ मतलब ये मैं नहीं करूँगा जो पुराना चीज़ जो खराब है, जो नया चीज़ है उसको हम पकड़ लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं आजकल जो आपने बात थोड़ा बहुत उठाया, उसके बारे में आज बात करने का मौका नहीं मिला। जरूर का मैडम मेरे को मौका देंगे बाद में कुछ बात करने के लिए। लेकिन ये डिजिटल जो इन्फ्लुएंस, ये इन्फ्लुएंस बहुत खतरनाक है, इसको रोकना पड़ेगा। इसीलिए हमें लगता है सबको कलेक्टिवली सोचना पड़ेगा ये कैसे रोका जाए। यही मेरा जवाब होगा मैडम। विद्युत जी, एक मेरा सवाल है। यस, बोलिए। आपने सभी महानुभावों का आज नाम लिया, या हम खुद भी जानते हैं कि जो बंगाल का इतिहास है, वो साहित्य, वो समाज सुधार और वो भाषा के सृजन, बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ उसको बिल्कुल याद किया जाता है, और उसके सीधे उदाहरण भी हमारे सामने हैं। पर जो हाल बिल्कुल। फिलहाल में जो हमने राजनीतिक, मैंने एक जो घटनाएं देखी, चाहे वो पहले कम्युनिस्ट पार्टी थी, या फिर उसके बाद टीएमसी, या फिर अब भाजपा, हर चुनाव में एक हिंसा का जो लेवल बंगाल का है, उस तरह की हिंसा का लेवल देश के अन्य हिस्सों में नहीं मिलता। और जहां वही बंगाल साहित्य को, वही बंगाल रविंद्र संगीत को रिप्रेजेंट करता है, साहित्य, भाषा, सभ्यता, समाज सुधार को की भी वो अग्रणी, अग्रिम पंक्ति में है, लीडर है, वही बंगाल हर हर बदलाव पे हिंसा का एक जो लेवल है, वो बंगाल का देश के अन्य भागों से अलग है। हाँ, नहीं मैडम देखिए, आपने तो इसके बारे में चर्चा करने के लिए मना कर दिया मेरे को, इसीलिए मैं इसके बारे में कोई बिल्कुल रेफरेंस दिया ही नहीं। हाँ, लेकिन ये अन्य बात वो सही है, ये बात आप जो कह रहे हैं ये बात सही है। ये एक बदलाव आया निगेटिवली, एक डाउन स्लाइड आया, जिसमें ये सब महानुभव का बात हम लोग नहीं माना, और बंगाल का जो डिक्लाइन, ये हमने रोक नहीं पाया। इसका पीछे कई कारण हैं। एक कारण है देखिए,
जो बंगाल में जो थिंकिंग बीइंग है, ये लोग नक्सलाइट मूवमेंट का बाद बंगाल छोड़ दिया। मतलब सोचने वाला जो इंसान जिसको संभावना थी, ये लोगों को भगाया गया। यार में हमें लगता है लेफ्ट फ्रंट से ज़्यादा जिम्मेदारी है नक्सलाइट मूवमेंट, क्योंकि नक्सलाइट मूवमेंट में सबसे जो नुकसान किया, ये नुकसान किया एजुकेशन के ऊपर। ये लोग कॉलेज बंद कर दिया, स्कूल बंद कर दिया, टीचर को मार दिया, मर्डर किया। तो इसीलिए एक रेन ऑफ टेरर, एक डर का माहौल पैदा कर दिया। उसी हिसाब से ज़्यादा लोग, सोचने वाला लोग, आप देखिए हिंदुस्तान से बाहर भी जा रहा है, और दिल्ली में बहुत लोग पहुंच गए। ऐसे मैं आ गया, मेरे को सीपीएम ने भगा दिया 1984 में। तो ये एक कारण है, एक मतलब कमी, एक कमी दिखाई दे रहा है। और अभी जो बंगाल में रह गया, मैं देखिए बंगाली लोग शायद गुस्सा करेंगे, पर मैं देखता हूँ जब मैं कलकत्ता का बंदा को इंटरव्यू करता हूँ नौकरी वगैरह के लिए, तब पता चल जाता है कि पढ़ाई का लेवल कहाँ पहुँच गया। तो ये एक सोशल डेकाडेंस आ गया। बट इसका मतलब ये नहीं है यही रहेगा, क्योंकि इस तरह डेकाडेंस पहले भी आया। देखिए आप 1946 में जो बंगाल में जो दंगा हुआ, वो बंगाल में दंगा होने के बाद सभी लोग सोचते थे बंगाल शायद, वेस्ट बंगाल वो शायद बांग्लादेश मतलब पाकिस्तान के साथ मिल जाएगा। एंड आपको पता है उस टाइम जो कांग्रेस का तीन जो हस्ती थे, ये और मुस्लिम लीग, शरद चंद्र बोस, किरण शंकर राय और अबुल हसेम, ये तीनों लोग ऐसा एक साजिश रचा कि भाई बंगाल को अलग कर दो, एक सॉवरेन स्टेट कर दो। और उस टाइम मैंने पीएचडी कर रहा था, मतलब बाद में पीएचडी करने के लिए मेरे को कराची जाना पड़ा। तो कराची में कराची एकेडमी, वहाँ पे कायद आज़म एकेडमी है। कायद आज़म एकेडमी में मैंने सुहरावर्दी का फाइल है। सुहरावर्दी का फाइल जब मैं देख रहा था, उसमें एक सुहरावर्दी का ऑटोबायोग्राफी, टाइप ऑटोबायोग्राफी, जो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ चीज़ है जो पब्लिश करने से शायद राइट हो जाता था उस टाइम। पता नहीं अभी क्या होगा, तो अभी हुआ कि नहीं आई डोंट नो। आई एम टॉकिंग अबाउट 82 83। तो मैंने उसमें देखा सुहरावर्दी का साथ जिन्ना का जो कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहा था, उसमें ये कहा गया जिन्ना को, जो आप ये बंगाल को इंडिपेंडेंट रखने के लिए आप मान जाइए, क्योंकि यही बंगाल हम पाकिस्तान के साथ बना के एक ग्रेटर पाकिस्तान बना देंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1946 में ये दंगा होने के बाद कई लोग शायद डर गए, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी वॉज द ओनली पर्सन जो एक कैंपेन शुरू किया, जो बंगाल को विभाजन जरूरी है, बंगाल को ईस्ट बंगाल से अलग करना चाहिए। इसलिए जो उस टाइम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के खिलाफ भी कैंपेन हुआ, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी डरे ही नहीं। एंड उसका बजाय हम लोग जो आज वेस्ट बंगाल आप देख रहे हैं भारत का हिस्सा, ये बिकॉज ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसके बारे में चर्चा होता नहीं, लोग ज़्यादा लोग जानते भी नहीं। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये जो आपने जो डिक्लाइन देख रहा है, मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट हूँ मैडम। मैं सोच रहा हूँ ये टेम्पोररी है, बंगाल विल कम बैक। आप देख रहे हैं जिस तरह पॉलिटिकल चेंजेस बंगाल में अभी हुआ, इसके बारे में एक राष्ट्रवाद फिर दोबारा आ रहा है। ये जो पुराना जो शख्स का बात कर रहा है रविंद्रनाथ बंकिम, श्यामा प्रसाद, इसके बारे में चर्चा शुरू हो गया। और जो गुंडागर्दी करते थे उसको सबक सिखाया जा रहा है। हमें लगता है इसमें शायद पुराना चीज़ जो बात कर रहे हैं आपने, शायद उस फॉर्म में नहीं आएगा, दूसरा फॉर्म में आएगा। लेकिन इंसान को बंगाली को ये पता चल ही गया, ये पुराना चीज़ जो था वो अच्छा था। बंगाल को बंगाल में हिंसा का खिलाफ जो नारा जो बिहार हुआ करता था एक जमाना में, बिहार में वो हिंसा का जो माहौल, वो माहौल बदलना बदलना पड़ेगा। इसीलिए हमें लगता है चेंज तो होगा मैडम। जो आपने जो आप कह रहे हैं सिचुएशन इतना खराब नहीं है, क्योंकि देखिए 15 साल का बाद तो टीएमसी को जाना पड़ा ना। एंड ये टीएमसी जाना पड़ा क्योंकि इंसान मतलब बंगाली इतना गुस्सा में है। अभी कोई टीएमसी लीडर बाहर जाने के लिए डर रहा है कि लोग उसको पीट के मार देंगे। तो इसीलिए हमें लगता है चेंज तो हो रहा है, और साथ साथ ये जो पुराना चीज के बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं। पीट मार देंगे मतलब वही हिंसा की बात आपने भी कह दी
हाँ, नहीं नहीं, आज मतलब लोग नहीं, लोगों का गुस्सा। पीट के पर वो हिंसा, वही हिंसा होगी ना फिर से वो मतलब बात। मैडम नहीं नहीं, तो देखिए अभी मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ भाई ये आपको काल पीटा, आज आप भगवान बुद्ध बन जाओ, ये तो नहीं होगा। अरे ये तो वही वही। ये माहौल नहीं है, ये रिएक्शन है मैडम, ये हाँ। रिएक्शन है। ये रिएक्शन तो स्वाभाविक है मेरे हिसाब से। लेकिन हमें हम्म, लगता है एक प्रोसेस, ये एक दिन में नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ ये एक दिन में चेंज नहीं होगा। लेकिन ये प्रोसेस शुरू हो गया, क्योंकि हम्म, इसके लिए सरकार भी कोशिश कर रहा है। और दूसरा ये जो हम लोग जैसा है, वहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल ये लोग भी उभर के आ रहा है, उभर के आके ये सब पुराना बात याद दिला रहा है। तो हमें लगता है हम्म, आप 1-2 साल टाइम तो दीजिए। ये बीमारी है लगभग 40 साल का, 40 साल का बीमारी आप हम्म, एक दिन में कैसे रुक जाएंगे? तो जो लोग उस टाइम सफर किया टीएमसी का अंडर में, सीपीएम का अंडर में, ये लोगों को तो गुस्सा है मैडम। तो गुस्सा उतारने का एक जस्टिफिकेशन है मेरे हिसाब से। बट हमें लगता है कि भय का माहौल, टेरर का माहौल, ये माहौल का खिलाफ भी एक आवाज चल रहा है। आप ये भी देखा आपने, पॉलिटिशियन लोग कह रहे हैं भाई ये टिट फॉर टैट मत करो, आप हम्म। अपने आप को संभालो। तो उसका मतलब क्या है, एक दूसरा प्रोसेस भी शुरू हो गया। लेकिन प्रोसेस का जो कामयाब, ये कामयाब थोड़ा टाइम तो लगेगा मैडम। इतना 40 साल का दुश्मनी आप एक दिन में कैसे आप भूल जाओगे? दैट इज, मैं तो देखिए इसका साथ सहमत नहीं हूँ। मैं तो अगर कोई बदमाश लोग जो मेरे को विश्ववर्धन में तंग किया, आपको पता है, अगर वो लोग सामने आए, मैं तो चुपचाप नहीं बैठूंगा, क्योंकि उम्र ज्यादा हो गया, शायद हम रिएक्ट नहीं कर पाएंगे उस हिसाब से। बट चुपचाप तो नहीं बैठे रहूंगा। आपको याद है मैं आपको कितना डिस्टर्ब किया जब विश्वभारती में थे, क्योंकि ये गुंडा लोग कितना मेरे को तंग किया। तो आप अगर नहीं रहते तो मेरा तो और कुछ बना देते वो लोग। तो इसीलिए हमें लगता है प्रोसेस तो शुरू हो गया। एंड हमें लगता है 1-2 साल का बाद आप इसका चेंज, बदलाव जरूर देखेंगे, क्योंकि ये अंदर का बात है, ये अंदर का बात है, इतना जल्दी अंदर से निकल नहीं जाएगा। आई थिंक अभिषेक कंक्लूड कर सकते हैं। श्योर मैम, आई थिंक देयर इज वन क्वेश्चन इन चैट बॉक्स। श्योर, हाँ हाँ। बोलो। हाँ, विजय कुमार ने पूछा हुआ है। यस विजय, इफ यू बहुत कैन तो आस्क द चले भी क्वेश्चन। गए, चले गए लोग बहुत। हम्म। लोग अभी कम हो गए। हाँ, मैं देखा। Uh, ये बोलो, क्वेश्चन क्या Good है evening, भाई? sir. या Thank you for विजय। wonderful session, sir. आपका जो ये इंसाइट था, खासकर जो बंगाल की हाउस और अड्डा कल्चर का, ये मेरे लिए काफी नया था कि कैसे वो जगन अच्छा, हबर इंग्लिश स्कूल कॉफी हाउस की बात करते हैं और फिर थैंक वहां यू। पर कैसे वो इंटेलेक्चुअल सोसाइटी में डेवलप करते हैं। मेरा हाँ क्वेश्चन हाँ। सर आपसे ये था कि क्योंकि बहुत लंबे समय तक कांग्रेस से, उसके बाद आई ये लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट और उसके बाद टीएमसी और अब नया रिज्यूम आया है बीजेपी का, तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंज देखते हैं, बोथ है ब्यूरोक्रेटिक लेवल और जो डिसेंट्रलाइज लेवल्स हैं उन पर? देखो क्या नाम है आपका? विजय। विजय, आपने तो बहुत बड़ा सवाल, ये तो क्लास का लेक्चर देना पड़ेगा मेरे को। तो क्योंकि आज जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो आपने सवाल उठाया, उसका साथ आज का भाषण का कोई ताल्लुक नहीं है। तो देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी इतना जल्दी तो चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने ज्योतिका मैडम का जवाब में बताया गया, ये एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया को आपको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन नया रेजिम जो प्रक्रिया शुरू किया, ये पुराना जो चीज़ है, जैसा यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर का नहीं, रूल ऑफ लॉ नहीं चलता था, रूल बाय लॉ चलता था। मतलब इंसान जो कहते थे, टॉप लीडरशिप, पोलिटी जो ब्यूरोक्रेट कहते थे, वही रूल चलता था। बट अभी रूल ऑफ लॉ चलेगा। तो इसी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का चेंज तो होगा। ये तो बार बार हमारा नया चीफ मिनिस्टर शुभेंदु जी कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ रूल बाय लॉ वी विल इंट्रोड्यूस रूल ऑफ लॉ। तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत बड़ा बदलाव एंड वो हो रहा है। क्योंकि देखो, पहले पुलिस कुछ नहीं कर सकते थे। आपने रिसेंटली देखा कि पहले फ्राइडे में कलकत्ता का कई रास्ता में हमारा मुसलमान भाई लोग नमाज पढ़ते थे। एंड ये लोग कभी फिक्र नहीं करते थे, इसके बजाय ट्रैफिक जाम होता था लोगों का। और ये इवनिंग में होता है, ऑफिस से लोग वापस आ रहा है, पूरा दिन भर काम करने के वाले थक गए,
लेकिन ये लोग कभी सोचा नहीं ये लोगों का तंग, डिस्टरबेंस, एंड दे गेट टायर्ड। लेकिन अभी आपने देखा होगा लास्ट फ्राइडे में ये एक नोटिस निकाला सरकार ने, जे फ्राइडे अगर नमाज पढ़ना चाहता है, इसके बारे में हम लोगों को कोई इतराज नहीं है, लेकिन आपको मस्जिद का अंदर पढ़ना पड़ेगा। एंड ये हुआ। तो इसीलिए हमें लगता है द रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंटेशन, जो शुरुआत हो गया। और जो लोग गुंडागर्दी करते थे पहले, इसका खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हुआ। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े रईस मतलब गुंडा को जेल में पकड़ लिया, इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स, जो जिसका पास इतना पैसा, कई सौ करोड़ों करोड़ रुपया कमाया। एक पुलिस ऑफ ए डीसीपी, जिसका एक महल था, जिसका महल का खर्च है 100 करोड़। तो आप सोच सकते हैं 100 करोड़ में क्या बना सकता है, ये पैसा कहाँ से आया। ही इज जस्ट ए डीसीपी। तो उसको भी जे हिरासत में ले लिया। तो हमें लगता है प्रोसेस शुरू हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी को बदलाने के लिए। बट ये तो मैं आपको कहा ना, ये तो मैजिक नहीं, अलादीन का चिराग तो नहीं है ना। तो ये 40 साल का जो बीमारी, ये 40 साल का बीमारी आप अगर एक दिन दो दिन में खत्म करना चाहते हो, ये थोड़ी होता है। ये कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है। तो ये खतरनाक बीमारी को हटाने के लिए दवाई तो चाहिए ही चाहिए, और ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन करने के लिए तो आपको अच्छा डॉक्टर होना चाहिए ना। तो अच्छा डॉक्टर का लोग ढूंढ रहा है, हमें लगता है जरूर। आपने जो कहा, मैं भी इस तरह ही चाहता हूँ, जो ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बदलाव होना चाहिए। लेकिन ये सरकार का जो कदम लिया था, मेरे हिसाब से आई हैव नो डाउट कि नया रेजिम, नया सरकार ये कदम सही तरीक़े से उठाएंगे। एंड हमें लगता है एक दो साल में इसका रिजल्ट, तो नतीजा तो जरूर दिखाई देगा। तो आप इंतज़ार करो एक दो साल, उसमें जरूर जरूर हमें लगता है चेंज हम देख पाएंगे। थैंक यू सर यस। फॉर आंसरिंग ईच वन क्वेश्चंस, और सभी क्वेश्चन का आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया, बहुत अच्छे से टाइम लेके सर। और इसी तरह मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी से कि अपने कैमरा ऑन कर लीजिए, ताकि हम साथ में एक स्क्रीनशॉट के रूप में पिक्चर ले सके। बिल्कुल। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? सर कैमरा ऑन रखना है बस सर, आपका कैमरा पहले से ऑन है कैमरा तो सर, तो ऑन है नहीं। यस सर, ऑन है सर। हाँ, तो ले लो और मेरे को भी भेज दो। ज्योतिका मैडम के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो जरूर सर, मेरे पास भी आपका व्हाट्सएप नंबर आ गया, मैं आपको अच्छा, ही दे तो दूंगा सर। आप भेज तो दो, भेज दो, थैंक यू कोई सर। बात नहीं, भेज देना प्लीज। हाँ। पिक्चर हो चुकी है, और इस सेशन के कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए मैं करना चाहूंगा हमारे इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट, और पेशे से सुप्रीम कोर्ट के लॉयर और फॉर्मर मेंबर ऑफ नेशनल वर्ड कमीशन हाँ हाँ, मेंबर, बिल्कुल। तो निश्चित रूप से सत्ता नाम और तो अच्छे वोटिंग में। इंसान, ये भी बताओ भाई, सबसे जरूरी चीज़ है अच्छे इंसान। मैडम बहुत बिल्कुल अच्छे सर। इंसान। मैडम का भाई राजेश इज़ ए वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। इनफैक्ट राजेश मेरे को इंट्रोड्यूस कराया मैडम से। उसके बाद जी। मैडम को मैंने बहुत तंग किया जब विश्व भारती का उप कुलपति हुआ करता था। हाँ, मैडम बहुत मदद किया है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू मैडम। अगर आप मुझसे मदद नहीं करते तो बहुत मुश्किल हो जाता। तो विद्युत जी, हम यहाँ भारत एक खोज की एक सीरीज करते हैं, हर साल 4 राज्यों के बारे में चर्चा करते हैं, और हमारा अच्छा, ये प्रयास रहता है कि उस राज्य का व्यक्ति विशेष अपने राज्य थैंक के यू। बारे में बताए। और उसको हम पॉलिटिकल, तो हमारा क्योंकि संस्था बिल्कुल सेकुलर और पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष और पूरी तरह हाँ से समाज के मुद्दों के साथ बिल्कुल गैर राजनीतिक भी है। हाँ तो हाँ, हम जो जुड़े हुए हैं, हम देश को जानना चाहते हैं। मकसद हमारा है कितना बड़ा हमारा देश है, अपने देश हम्म को जानना हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए एक नागरिक के नाते। और जिस तरह हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हुनर, बच्चों में विकास, उनको नौकरियां दिलाने की बात, जैसे कि हमारी संस्था का नाम ही है सक्षम रोजगार हम्म। सोसाइटी, उसी उसी पहल में ये भारत एक खोज की हमारी सीरीज रहती है। और आप जैसे एक विद्वान व्यक्ति, जब अरे नहीं। अभिषेक को मैंने बताया, तो अभिषेक कह रहा है सर मैम मैंने तो सर की किताबें पढ़ी है, बिकॉज अभिषेक हिमसेल्फ इज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट फ्रॉम करोड़ीमल कॉलेज, जो अच्छा कंडक्ट अच्छा कर अच्छा 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 रहा अच्छा। हाँ। है। और विजय भी करोड़ीमल कॉलेज पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है। तो अच्छा अच्छा। उन, हाँ, बच्चों को आपका नाम सुन के बहुत अच्छा लगा। हमारे जो ममता जो आपसे बात कर रही थी, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हाँ हमारी संस्था लगभग 2000 से, हम आज 3 संस्थाएं हैं, सक्षम भारती जो संस्था है, 2000 से पहले से ये सामाजिक कार्यों में हम जुड़े हुए हैं।
और अच्छा, बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने उस देश के नागरिक हैं जिसमें इतनी इतनी विविधता है, इतनी भाषाएं बिल्कुल। हैं, इतने हैं, और हम सब उसका फिर भी हिस्सा एक है। बने। हाँ, हम सब एक हैं, अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल बिल्कुल। नारा है उसको हम पूरी तरह से सक्षम रोजगार सोसाइटी में उस पे अमल करते हैं, उसको जीते हैं। बिल्कुल। और हमें, हमारा सौभाग्य है कि आपके जैसे एक इतने विद्वान व्यक्ति अरे से नहीं नहीं, बातचीत करने थैंक का, आपसे यू। इंटरेक्ट करने का। आज हाँ, आप यूएस में बैठे हैं। आप किस स्थान पे हैं विद्युत जी, यूएस में मैं अभी अभी? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड, स्टैनफोर्ड में स्टैनफोर्ड आप? में हूँ। हाँ हमारे बच्चों के सौभाग्य की बात है कि स्टैनफोर्ड से सीधा वो बात कर पा रहे हैं। कितना हाँ बड़ा एक अनुभव है। भविष्य में हाँ, आपने खुद भी बोला कि आप सक्षम रोजगार सोसाइटी के लिए और समय देंगे, तो हम आपको फिर बिल्कुल परेशान करेंगे इसी बिल्कुल। नहीं नहीं, प्रकार की ऑलवेज जो ऑलवेज। मैं एकेडमिक। जुलाई में मैं 1 महीने के लिए, शायद 1-2 महीने के लिए जाऊंगा हिंदुस्तान। ये एंड ऑफ हाँ, दिस ईयर तक मेरा असाइनमेंट है। अभी देखते हैं, बंगाल से भी मेरे को बुलावा आ गया कि आप आ जी, जाओ बंगाल में। क्योंकि एजुकेशन में सपन दासगुप्त को दिया गया ना। तो हाँ, सपन दासगुप्त तो मेरे को कहा, भाई आपको तो विदेश इतना दिन हम रहने नहीं देंगे, आपको हाँ, जल्दी आना पड़ेगा। हमने कहा ये सेमेस्टर तो पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये सेमेस्टर के लिए मैं ऑलरेडी कमिटमेंट दे चुका। बट अगले सेमेस्टर के लिए हाँ, मैंने अभी कुछ बताया नहीं। तो मैं ये समर वेकेशन में रहूंगा 2 महीना। तो मुलाकात होगा, हाँ। राजेश से बातचीत होता है मेरा। तो हम्म, हमारे लिए सौभाग्य है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने ज्वाइन किया। अब हम 10:30 के करीब यहाँ हिंदुस्तान में 10:30 IST, रात के साढ़े अच्छा दस अच्छा बज गए हैं। आपका अच्छा। कार्यक्रम हाँ, ये इतना, देखा। हाँ, मेरा हाँ, तो मॉर्निंग हुआ अभी उस हिसाब से। अभी हम साढ़े ब्रेकफास्ट लंच दस करके निकलूंगा। ने जिनने हमारे को ज्वाइन किया आज कार्यक्रम में, अभी संख्या कम हो गई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू। अभिषेक, ओवर टू यू। थैंक यू मैडम, मैम फॉर भारत योर के एक रिमार्क्स। जो और शाम, सॉरी अभिषेक, शाम बेनेगल का जो भारत की एक खोज, वो दिखाया लोगों? आप दिखा सकते हो शाम बेनेगल का एक 6 इंस्टॉल में एक सीरीज है। और वो ज्यादातर लिखा गया द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू का जो किताब है ना, उसी का आधार पर। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, इंस्पायर्ड है मैं हम, इस कार्यक्रम हमारा करता है। हाँ सर मैंने लिंक ढूंढ लिया सर, मैं अपने ग्रुप से शेयर कर दूंगा, तो जो हाँ, लोग ने कार्यक्रम में ज्वाइन किया वो देख वो पाएंगे अच्छा उसको। है, बहुत अच्छा है। उसमें आपको थोड़ा एंशियंट से मिलेगा उसमें आइडिया। हम्म। यस थैंक यू अभिषेक। सर। हाँ। तो थैंक यू एडविन। और अब हम आगे बढ़ते हैं वोट ऑफ थैंक्स लिए, और मैं इनवाइट करना चाहूंगा सीए ममता मिश्रा जी को फॉर वोट ऑफ थैंक्स और पुलिस अच्छा, वो को। अभिषेक एक चीज बताया, आप पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हो ना, तो मैं आपको एक यस सर, चीज यस सर। सिखाना चाहता हूँ अभी टीचर होके। वोट ऑफ थैंक्स कभी मत कहना, ये गलत बात है। क्यों क्यों जानते हो? क्योंकि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से हम लोग लिया। वहाँ पे वोट ऑफ थैंक्स जिसको दिया जाता है, किसको? जो बिल को सपोर्ट करते हैं। उसका मतलब कि सबको नहीं दिया जाता है। तो वोट ऑफ थैंक्स इज ए डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड। इसीलिए इसको उपाय क्या है? उपाय है, मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, मैडम कालरा भी है, मैडम तो कोर्ट से ये बात जरूर मैडम समझेंगे। मैं इस्तेमाल करता हूँ वर्ड ऑफ थैंक्स। चलिए, क्योंकि वोट मतलब है डिस्क्रिमिनेशन, नहीं मैडम? वोट मतलब है आप तो वर्ड सबको ऑफ, नहीं। तो वर्ड ऑफ थैंक्स, ये इस्तेमाल करो इसको। ये कॉलोनाइजेशन से बाहर आ जाओ, ठीक है? ठीक। तो अगले टाइम से जी वर्ड ऑफ सर। थैंक्स, नो वोट ऑफ तो थैंक्स। हम वर्ड ऑफ थैंक्स के लिए इनवाइट करना चाहेंगे ममता सिस्टर जी को। प्लीज और प्लीज प्लीज प्लीज। Thank you, Abhishek. First of all, good evening, all of you. I, Mamta Shrestha, on behalf of Saksam Rozgar Society, feel honored to extend my word of thanks. I am deeply thankful to Professor Vidyut Chakravarti sir for throwing light on social and historical aspect of West Bengal. Sir, it was an absolute privilege to listen to someone with such a brilliant academic journey. You made complex history and politics feels so relatable and easy to understand for all of us. Your global experience and deep knowledge have truly inspired everyone who joined this session today. Big thank to all of you, dear students,
for your active participation and enthusiasm. I also acknowledge and thank all the seniors of Saksham Bharati and Saksham Rozgar Society who graced today's class. Finally, I thank to our President Ms. Jyotika Kalra, ma'am, for having taken so much interest in today's session. Wishing you all the very good night, all of you. Thank you, sir. Good night. Thank you थैंक यू for the मैम lovely फॉर session. ज्वाइनिंग टुडे सेशन। और ये सेशन आपको कल यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो आप हमारी सोसाइटी के जो चैनल का नाम है सक्षम सोसाइटी, वहां पे जाके अच्छा आप देख सकते हैं ठीक है और अपने ठीक है। जाने वाले लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू लेकिन भाई फॉर मेरा ज्वाइनिंग। हिंदी इतना इतना खराब है, वो देखने से लोग तो हंसेंगे ना। नहीं सर, यू रियली स्पोक वेल टुडे। अच्छा ठीक यस ठाक, मतलब सर, चलेगा, दौड़ेगा नहीं। दौड़ेगा सर, बिल्कुल दौड़ेगा।